हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना था आगे का पार्ट, दैट मीन्स ग्रुप हम लोग स्टडी कर रहे थे। और ग्रुप हम लोगों ने स्टडी कर लिया था ग्रुप रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग ने समझा था कि एक्सपेंसेस में टैली ने डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस तो बांटा ही है, एक अलग से उन्होंने ग्रुप बना रखा है परचेज का, जो कि सिर्फ और सिर्फ दो लेजर्स के लिए होता है, परचेज और परचेज रिटर्न्स के लिए। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं सबको पता है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में परचेज से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स विच वी हैव स्टडीड, एंड इसको हम लोगों ने टैली में क्रिएट भी किया था। सही है। नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सबको क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और इसमें हम लोगों ने ये सारे एक्सपेंसेस हम लोगों ने टैली में क्रिएट किया। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इनकम की। इनकम में हम लोगों ने पढ़ा था एक डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम तो होता ही है, साथ ही साथ एक इन्होंने अलग से एक बना के रखा हुआ है सेल्स का ग्रुप। अब सेल्स का ग्रुप में सिर्फ दो लेजर पढ़ने वाले हैं, एक सेल्स और सेल्स रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट इनकम में ये सारे के सारे, इनडायरेक्ट इनकम में ये सारे के सारे विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली। क्लियर। सो नाउ आज हम लोग को आगे का पार्ट पढ़ना था ग्रुप्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो यानी कि देखो टोटल आप लोगों ने पढ़ा था कितने ग्रुप्स होते हैं, 28 होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी। इस 15 प्राइमरी में ऑलरेडी आपने 6 पढ़ लिया। ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं क्योंकि इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो ग्रुप सीधे एक्सपेंस के नीचे रहेगा, सीधे इनकम के नीचे रहेगा, सीधे लाइबिलिटी के नीचे रहेगा, सीधे एसेट के नीचे रहेगा, वो प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, बैलेंस शीट वाली बात करने जा रहे थे हम लोग। तो बैलेंस शीट में देखो दो चीजें होती है, लाइबिलिटी और एसेट। तो लाइबिलिटी में देख रहे हो आप करीबन कितने क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन है। लाइबिलिटी को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल, करंट लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। एंड देन एसेट अकाउंट के बारे में डिस्कस करें। एसेट अकाउंट में 4 क्लासिफिकेशन है, दैट इज करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्लियर। इन दोनों ही जगह एक एक चीज डाउटफुल वाली चीज है जो थोड़ा सा परेशान करती है बच्चों को, यानी हम लोगों को, दैट इज ब्रांच एंड डिवीजन। और एसेट साइड में एक चीज क्या होती है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये दो चीज बस डाउटफुल है, बाकी सब काफी हद तक क्लैरिटी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइबिलिटी साइड में ब्रांच एंड डिवीजन। है तो बहुत सिंपल सी चीज, लेकिन चलिए देखते हैं। ब्रांच एंड डिवीजन मीन्स होता क्या है। ब्रांच एंड डिवीजन मीन्स ऑल ब्रांच एंड लेजर्स कम्स अंडर दिस ग्रुप। दैट मीन्स अगर आपकी कंपनी के कई ब्रांचेस हैं, मान ली मैं हेड ऑफिस हूं, आप लोग ब्रांचेस हो, आप लोग ब्रांच संभाल रहे हो, तो मैं हेड ऑफिस आप सभी ब्रांच का खाता मेंटेन करूंगा कि किस ब्रांच में क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या परचेज सेल्स, क्या हमसे लेन देन हो रहे हैं, वो सारा आई नीड टू रिकॉर्ड। और आप लोग क्या करोगे, एक हेड ऑफिस का खाता खोलोगे, क्योंकि आपका लेन देन हमसे होगा तो आप हेड ऑफिस का भी तो अकाउंट क्रिएट करोगे। तो हर ब्रांच तो एक हेड ऑफिस बनाएगा। मान लीजिए मेरे 10 ब्रांचेज हैं तो क्या होगा, हर ब्रांच एक हेड ऑफिस अकाउंट बनाएगा, लेकिन हेड ऑफिस 10 ब्रांच अकाउंट बनाएगा। तो जब भी मैं सपोज करो मैंने एक ब्रांच है दिल्ली ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच अंडर क्या रहेगा, ब्रांच एंड डिवीजन। मुंबई ब्रांच अंडर ब्रांच एंड डिवीजन, बिकॉज दैट इज और मेरी रिस्पॉन्स, वो भी मेरी लाइबिलिटी है, उसका भी हिसाब किताब रखना मेरी लाइबिलिटी है। सो ब्रांच एंड डिवीजन आर कम्स अंडर द लाइबिलिटी साइड। क्लियर नाउ। तो समझ गए ना, मुंबई ब्रांच, अगर आपके डिपार्टमेंट अलग अलग बटे पड़े हैं तो आप उसको भी अलग अलग डिविजन्स में बांट सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, एक होता है ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है ट्रांसमिशन, तो दोनों अलग अलग डिवीजन है। तो इस तरीके से बांटना है, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल होता क्या है, सिंपल सी बात है, ओनर जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसी को कैपिटल कहते हैं। बिजनेस में पैसे हमने पढ़े थे, बिजनेस में पैसे कहां से आते हैं, दो तरीके से आते हैं। एक कौन लेके आता है, बिजनेसमैन, दूसरा बिजनेस, दूसरा लोन। बिजनेस में दो तरह से पैसे आएंगे, अगर कल को तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपनी जेब से लगाओ, और अगर कम पड़ रहा है तो लोन लो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक। तो जो ओनर अपने जेब से पैसा लगाता है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो ओनली कैपिटल एंड ड्राइंग लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। जैसे कैपिटल का बनाओगे तो अंडर क्या रखोगे, कैपिटल। और अगर बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कोई भी सामान या कोई भी कैश
अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। कहते नहीं ड्रॉ कर लिया, क्या कहते हैं? ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ का मतलब वही ड्राइंग कर लिया, निकाल लिया। तो ड्राइंग भी कैपिटल का ही पार्ट है, वो कैपिटल में से माइनस होती है। सो इसका भी ग्रुप क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट। क्लियर सबको? अब मान लीजिए कोई बिजनेस है जिसमें दो पार्टनर हैं, अमित भी है रोहित भी है, दोनों ने अपना पैसा लगाया है, तो दोनों ने तो कैपिटल लगाया ना, तो दो लेजर बनेंगे, एक अमित का कैपिटल और एक रोहित कैपिटल, और इन दोनों का ही अंडर क्या रहेगा? अमित कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। अब अगर ध्यान से देख रहोगे इन सबके सामने देखो, इसके सामने उन्होंने एक लिखा है, तीन लिखा है, तीन लिखा है, अच्छा ये क्या है? ये सब ग्रुप है, यानी इनको भी क्लासिफाई किया गया, कैपिटल को भी क्लासिफाई किया, लेकिन कैपिटल के क्लासिफिकेशन सिर्फ एक है। कैपिटल के अंदर जो क्लासिफिकेशन है चलिए देखते हैं वो क्या है। दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देख रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आप सभी को पता है, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ओनर का होता है। प्रॉफिट या लॉस का असर सीधे कहां पड़ता है? इस पे, किस पे पड़ता है? कैपिटल में। अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, मान लो इस साल मान लो 4 लाख की प्रॉफिट हुई, तो वो 4 लाख कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। लेकिन अगर लॉस होता है, मान लो 2 लाख का लॉस हुआ, तो वो कैपिटल में से क्या होने लगता है? माइनस। यानी प्रॉफिट का असर सीधा कहां पड़ता है? प्रॉफिट या लॉस का असर सीधे आपकी कैपिटल पे पड़ता है। अब उसी प्रॉफिट, कोई भी बिजनेसमैन को अगर प्रॉफिट होता है तो क्या ये पूरा प्रॉफिट खा जाएगा? नहीं, उस प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट क्या करेगा? रिजर्व करेगा। फिर किसके लिए? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। फ्यूचर में क्या होगा? वी डोंट नो, है ना। हम लोग, आप लोग के परिवार में आप लोग के जो पेरेंट्स है वो इनकम कमाते हैं, वो कुछ पैसा क्या करते हैं? साइड कर लेते हैं। वो पैसा साइड क्यों करते हैं? वो रिजर्व क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं पता। तो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी के लिए, जो अनिश्चितता है फ्यूचर की, उसी के लिए हम लोग बनाते हैं। तो अगर हम लोग के लिए इतना फ्यूचर अनसर्टेन है तो बिजनेस के लिए तो और ज्यादा है। तो बिजनेसमैन तो बिल्कुल बनाता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बनाता कहाँ है? सरप्लस से। सरप्लस समझते हैं ना? जब आपकी प्रॉफिट हो रही है, रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो सरप्लस आएगा। और जब प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व बनाओगे। लॉस के केस में रिजर्व बनाओगे क्या? नहीं। तो इसीलिए शब्द यूज किया गया है सरप्लस। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस को एक और नाम से जाना जाता है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब रोक लेना, अर्निंग मतलब जो कमाया मैंने, कुछ पैसा हम रोक लेते हैं, सारा पैसा खर्च नहीं करते। तो उसी रिटेन अर्निंग को क्या कहते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं, रिटर्न अर्निंग भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक है। एवरी बिजनेस कीप सम अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व फॉर देयर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। क्लियर है? किस तरह के रिजर्व बना? रिजर्व में भी कई तरह के रिजर्व लोग बना सकते हैं। जैसे एक होता है जनरल रिजर्व, सामान्य संचय हिंदी में। तो जो सामान्य संचय है यानी कि जनरल रिजर्व है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम के लिए ऐसा रिजर्व किए कि कल को कोई भी जरूरत हो तो हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। फिर एक होता है स्पेशल रिजर्व, जो किसी स्पेशल काम के लिए तुमने बनाया। जैसे मान लो तुमको ना बाइक खरीदनी है, तुमने उसके लिए रिजर्व बनाया हुआ है, तुम उसमें पैसा जुटा रहे हो, सही है ना। हर साल की इनकम में से कुछ किनारे कर रहे हो, या कंपनी को ट्रक खरीदना है, उसके लिए कुछ पैसा रिजर्व कर रही है। तो रिजर्व फॉर क्या है? ट्रक हो गया, रिजर्व फॉर व्हीकल हो गया, रिजर्व फॉर मशीन हो गया। तो ये सारी स्पेशल रिजर्व है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जा रही है। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कल को कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा था, जैसे मशीन खरीदना, जमीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कोई भी इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, करना है, उसके लिए अगर हम कोई रिजर्व कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हर घर में हर एक फैमिली वाले जरूर कोई ना, अगर उनके पास घर नहीं है तो घर के लिए वो जरूर पैसे रिजर्व कर रहे होते हैं। तो वो सब कौन सा रिजर्व कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व। सही है। अब यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व भी कई नाम से आप बना सकते हो। रिजर्व भी क्या कर सकते हो? अलग अलग नाम से बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है? करेंट लायबिलिटी। सर वो ऐसी लायबिलिटी से, नहीं नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का आपको लेजर नहीं बनाना। रिजर्व एंड सरप्लस अपने आप में एक ग्रुप है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप खुद किसके नीचे है? कैपिटल के नीचे आता है, क्योंकि आपको पता है
रिजर्व बनाया कहां से गया, प्रॉफिट में ही से कुछ पैसा निकाला गया है, और प्रॉफिट का पैसा किसका होता है, कैपिटल में ही जाता है, इसीलिए उसी के नीचे है। अब अगर आपने ये सब लेजर बनाया, जैसे जनरल रिजर्व का आप लेजर बनाओगे, आप लेजर किस चीज का बनाने वाले हो, आप जनरल रिजर्व का बनाने वाले, आप कौन सा लेजर बनाने हो, स्पेशल रिजर्व, आप कौन सा रिजर्व बनाने वाले हो, कैपिटल रिजर्व। तो ये सब रिजर्व बनाओगे तो अंडर क्या डालना, रिजर्व एंड सरप्लस। गेटिंग माई पॉइंट, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द लेजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप, लेजर इस नाम से बनेगा। क्लियर। नाउ करेंट लायबिलिटी क्या होती है, सर ऐसी लायबिलिटी जो आपने ले लिया है और आपको साल भर के अंदर अंदर चुका देना है। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपको साल भर के अंदर अंदर चुका देना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। दोज लायबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, लाइक आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। मान लो टेलीफोन बिल आ गया है, तो अगर टेलीफोन बिल अगर घर पे आ गया है तो आपको उसे पे करना पड़ेगा ना। तो वो क्या है, कब तक पे करना होगा, अरे भाई आया 10-20 दिन के अंदर पे कर देंगे, तो विद इन अ ईयर आप पे कर रहे हो ना सर, विद इन अ ईयर तो बहुत दूर की बात है, विद इन अ मंथ आप पे कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, कई बार हम लोन लेते हैं, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या पढ़ा था आपने, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में मिलता है ना, क्या किसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट जी, बैंक ओडी बेसिकली होता है कि आपको बताया था करंट अकाउंट में मिलता है ये फैसिलिटी, डिपॉजिट से जब एक्सेस अमाउंट हम विदड्रॉ करते हैं। जैसे नहीं होता 1 लाख रुपए हमें क्या करना है खाते में, हमें किसी पार्टी को इमरजेंसी में पेमेंट करना है 1,20,000 रुपए, हमें खाते में पैसे नहीं है, हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं यार चलो यार 20,000 ओडी दे दो, बैंक कहता है चलो ठीक है आप तो अच्छे कस्टमर हो, चुका दोगे, ठीक है आप कैसे, क्या ऐसा करो चेक काटो हम पेमेंट कर देंगे, आपके खाते में 1 लाख है, फिर भी पेमेंट कितने का हो गया, 1,20,000 का, आपके खाते में -20,000 हो जाएगा। वो 20,000 जो एक्सेस आपने विदड्रॉ किया ना, उसी को हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। वो सब शॉर्ट टर्म लोन में आता है, और उसे आप बैंक को जल्द से जल्द वापस करते हो। क्यों, बिल्कुल सही, उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर भी आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। क्यों सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लोगों की जिनसे हम उधार खरीद रहे हैं। तो अगर किसी से हम अगर उधार खरीद रहे हैं तो उनको हमें पे करना पड़ेगा ना। तो किसी से उधार खरीदते तो कितने समय के लिए उधारी मिलेगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा। अभी मैं तुमसे जाऊं, तुम्हारी दुकान हो, मैं तुमसे कहूँ सामान दे दो जरा, तुम कहते हो हाँ सर ले जाइए, है ना, हम बोले सुनो पैसा हम 2 साल बाद देंगे, तो तुम क्या करो, सामान शांति से रख दीजिए नीचे। समझ रहे नहीं समझ रहे, उधार मतलब क्या होता है, 10 दिन 20 दिन, चलो 1 महीना ले लिया, दैट्स इट। तो जिससे भी हमने भी उधार खरीदा है वो बंदा मेरा क्रेडिटर है, तो उसे मुझे पैसे दे देने हैं साल भर के अंदर अंदर, तो वो भी करंट लायबिलिटी में आता है। बिल्स पेबल, जो भी बिल्स हैं जिनका हमें पेमेंट करना है, सारे बिल्स का पेमेंट हमें साल भर के अंदर अंदर कर देना होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, कहीं भी आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग मतलब करंट लायबिलिटी। अब रेंट है, महीना पूरा हो गया, मकान मालिक को किराया नहीं दिया, कितने दिन तक तुम रोक सकते हो मकान मालिक का किराया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, भगा देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ज्यादा आप उसका पैसा रोक नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट, तो वो करंट लायबिलिटी है सर। तो करंट लायबिलिटी ये सब है, लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस ठीक है, इसके सामने मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसके सामने मैंने क्रॉस लगाया है, क्योंकि इसका लेजर हम बनाएंगे तो अंडर करंट लायबिलिटी नहीं रखने वाले, हम सिर्फ ये 3 लेजर इसमें कवर करेंगे, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड बिल्स पेबल, दैट्स इट। सवाल उठता है सर ये दोनों क्यों नहीं, क्योंकि ये अलग से ग्रुप ही है। तो करंट लायबिलिटी में 3 सब ग्रुप हैं। पहला सब ग्रुप है, गुड मॉर्निंग, पहला सब ग्रुप है क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दूसरा सब ग्रुप है प्रोविजंस, और तीसरा ग्रुप देखो खुद में खुद बना हुआ है, ये जो हम लोग कर रहे थे ये तो ग्रुप ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनाएंगे। हम जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो रमेश सुरेश से करेंगे, क्रेडिटर से नहीं करेंगे, क्रेडिटर का कोई नाम होगा। तो यहां देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या है, आपको पता है कोई भी टैक्स आपको साल भर से ऊपर का नहीं होता,
सारे टैक्सेस आपको साल भर के अंदर अंदर दे देने होते हैं। जीएसटी हर महीना पे करना पड़ता है, टीडीएस भी हर महीना पे करना पड़ता है, समझ रहे ना। इनकम टैक्स साल भर के अंदर अंदर दे देना है वो। तो कहने लगे कोई भी टैक्स साल भर से ऊपर का नहीं है। तो सर किस में आने वाला है ये? करंट लायबिलिटी। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक ग्रुप है। ऑल टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस कम्स अंडर दिस ग्रुप लाइक जीएसटी। जीएसटी बनाओगे तो ये टैक्स ही है ना सर, तो ड्यूटीज एंड टैक्स में डालना। सर मान ली मैं जीएसटी लिख के करंट लायबिलिटी डाल दिया अंडर ग्रुप, तो कोई गलत किया क्या? एज पर अकाउंटिंग तुम गलत नहीं हो, एज पर अकाउंटिंग तुम गलत नहीं हो, बट एज पर टैली तुम गलत हो गए। टैली कह रहा है देखिए हम तो ग्रुप लेके बैठे हुए हैं ड्यूटीज एंड टैक्स का, और आप जा रहे हो करंट लायबिलिटी में डाल रहे हो, इसी में डालना था ना। नहीं समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज द पॉइंट। तो टीडीएस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस किस में अंडर में आने वाले हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, है ना। ये सब टैक्सेस में देखो जीएसटी आप पढ़ने वाले हो, टीडीएस भी हम कवर करने वाले हैं। टीडीएस इज अ टाइप ऑफ एडवांस इनकम टैक्स ही होता है, वो इनकम टैक्स का ही है पार्ट। कस्टम ड्यूटी आप लोग समझते होंगे, जब बॉर्डर पे कोई सामान आता है तो वहां कस्टम वाले खड़े रहते हैं, तो वो अगर ज्यादा कोई सामान लेके आओगे विदेश से तो वो भी टैक्स चार्ज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। और लोग वही छुपाने की कोशिश करते हैं, सामान छुपाते हैं, छुपा के लाते हैं ताकि उस पर ड्यूटी ना लगे, क्योंकि ड्यूटी लगेगा तो फिर बढ़ जाएगा उसका रेट। एक्साइज ड्यूटी होता है जो प्रोडक्शन पे लगता है। अभी हटा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजों पे एक्साइज लगता है, जैसे पेट्रोल डीजल पे अभी भी लगता है एक्साइज, है ना। चलिए, प्रोविजन। सर व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन किसे कहते हैं? सर प्रोविजन है कि फ्यूचर में कोई खर्चा होने, मतलब है तो वो इस साल का खर्चा, लेकिन मुझे इस साल क्लियर नहीं है कि वो कितना होगा, लेकिन हमको पता है साल के अंत में हमें क्या करना होता है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता है। तो कई ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें अगले साल क्लियर होंगे कितना है, लेकिन हमें दिखाना तो इसी साल, वो इस साल का खर्चा है लेकिन पता चलेगा अगले साल। तो हम उसके लिए अभी से क्या करते हैं, कुछ प्रोविजंस बना, उसको खर्चे में दिखाना पड़ेगा ना सर। तो कैसे दिखाएंगे? तो कुछ लमसम अमाउंट करके किस में दिखा दो, प्रोविजन के नाम से दिखा सकते हो। किस नाम से? प्रोविजन के नाम से। टू एलोकेट मनी फॉर शॉर्ट टर्म फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रोविजन। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स एग्जैक्टली पता चलेगा, इस साल का टैक्स अगले साल पता चलता है, क्योंकि अगले साल कैलकुलेशन करोगे ना। इनकम टैक्स में पढ़ोगे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इस साल लोग कमाते हैं अगले साल टैक्स देते हैं, है ना। तो इस साल लोग कमाते हैं अगले साल टैक्स देते हैं, तो इस साल जब कमा लेंगे तो साल के अंत में ना प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तब तो साल के अंत में इनकम पता चलेगी, तब ना अगले साल टैक्स देंगे। तो वैसे ही टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना, लेकिन वो किस साल का टैक्स है? इस साल का टैक्स है, लेकिन देंगे कब? अगले साल। इस साल हमें खर्च में दिखाना है तो किस नाम से दिखा दें? बैड डेब्ट्स। क्लियर होगा अगले साल, लेकिन दिखा देते हैं कुछ कि हमको मन लग रहा है कि 2% तो डूबेगा। 1 लाख का डेटर है, मान रहे 2% तो मेरा डूबने वाला है ना। तुम किसी भी तुम बिजनेसमैन से पूछना, अपनी कॉलोनी में शॉप होगा, तो कॉलोनी में शॉप होगा तो एक बार ऐसे पूछना उससे, है ना, कि कहीं तो उधारी नहीं भी मिलता होगा तुमको, तो फिर तुरंत अपना दुखड़ा लेके बैठ जाएगा कि हाँ इसे इसे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो कभी ऐसे पूछना कि अच्छा कितना प्रतिशत डूब जाता होगा ऐसे, तो बोलेगा 2 से 3% तो मेरा मान के चलिए डूबता ही डूबता है। बात समझे कि नहीं समझे? बैंक वाला इतना उधार बांटता है, 100% वसूल हो जाता है क्या? नहीं, उसका भी 1 से 2% डूबता है। जब वो नहीं बचा पा रहा तुम क्या बचाओगे? नहीं समझे? गेटिंग माई पॉइंट? तो बैड डेब्ट्स मुझे पता है, इसमें भी हम कुछ दिखा देते हैं कि इतना तो मेरा बैड डेब्ट्स है, क्लियर होगा भले नेक्स्ट ईयर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हर साल कटता है ना, उसके लिए आप प्रोविजन बना लो। प्रोविजन फॉर सैलरी, इवन तो मंथली भी बना सकते हो। हम लोग को पता है ना, हमारे पास जब इनकम आती है हमें पता है सैलरी बांटनी है। क्या करनी है? सैलरी बांटनी है। तो जब हमारे पास इनकम आती है पहले हम पैसा किनारे कर देते हैं, किसके लिए? सैलरी के लिए, कि पहला ये खर्चे के लिए पैसा अलग करो, ये खर्चे के लिए पैसा अलग करो, अब जो बचा वो हमारा। सही कि नहीं सही है? तो हम प्रोविजन मंथली भी क्रिएट कर सकते हैं। कई कंपनियों में क्या होता है, साल के अंत में क्लोजिंग नहीं, हर महीने क्लोजिंग होती है,
तो इस महीने की सैलरी जाएगी कब? अगले महीने। तो इस महीने उसको प्रोविजन के नाम से दिखा दो, ठीक है, ताकि इस महीने का खर्चा इसी महीने में दिख जाए, ताकि हमें इस महीने की सही रिपोर्ट मिले, इसलिए। तो प्रोविजन है, तो बहुत आसान होता है पकड़ना इसको। नॉर्मली नाम के आगे पहले ही से लगा होता है प्रोविजन, तो प्रोविजन का अंडर क्या रखना? प्रोविजन। ठीक। नाउ सन्डे क्रेडिटर, ऑल द सप्लायर्स एंड वेंडर्स लेजर्स कम्स अंडर दिस ग्रुप। सप्लायर समझ रहे हैं ना, जिनसे हम उधार सामान परचेज कर रहे हैं, तो उनको हमें देना है, लाइक अमित ट्रेडिंग कंपनी, रोहित, राजीव, दीज आर कम्स अंडर द सन्डे क्रेडिटर। क्लियर? नाउ लोन। सवाल उठता है ये सर लोन क्यों नहीं डाल लेते? क्योंकि लोन के लिए अलग से ही ग्रुप बनाया गया है। किस नाम से? लोन एंड लाइबिलिटी। अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम आउटसाइडर, जो पैसा हम दूसरों से उधार लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोन। अब लोन, इस ग्रुप को हम लोग यूज ही नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं यूज करने वाले? इसके सब ग्रुप्स यूज करेंगे, इसको यूज ही नहीं करेंगे। इसके सब ग्रुप में देखो 3 है। बैंक ओडी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो बैंक ओडी, या इसका एक और नाम होता है ओसीसी। ओडी का मतलब, ओसीसी का मतलब जो ज्यादा पैसा निकाल लिए, वही ओवर कैश। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इफ वी विदड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट, डिपॉजिट से ज्यादा पैसा विदड्रॉ कर लिया अगर, ध्यान रहे ये सारे अकाउंट में नहीं होता फैसिलिटी, एक फैसिलिटी किस में होती है? करंट अकाउंट में। इट इज नोन एज बैंक ओडी। नॉर्मली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन करंट अकाउंट। कई बार बैंक आपको सेट कर देता, 50,000 की ओडी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अगर बैंक ने लिमिट सेट कर दी 50,000, यानी कभी भी तुम 50,000 की ओडी यूज, बार बार बैंक के पास रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अगर 50,000 की ओडी है और मेरे खाते में 1 लाख रुपए, तो मैं कितने लाख तक का चेक काट सकता हूं? 50,000 की ओडी लिमिट है, मेरे खाते में है 1 लाख रुपए, तो कितने तक की चेक काट सकता हूं मैं? 1.5 लाख। सीधी सीधी बात है कि नहीं है? 1.5 लाख तक हम चेक काट सकते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट। तो ओडी जब लेते हैं तो ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, लेजर इस नाम से बनाओगे, ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, ओडी फ्रॉम एक्सिस बैंक, जिस भी बैंक से ओडी ले रहा हो, या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का ओडी ही है, क्योंकि जीरो बैलेंस होता है, आप शॉपिंग करते हो, फिर माइनस में बैलेंस होता है, फिर आप उसको चुका देते हो। क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको पता है कितने दिन के अंदर चुकाना, तो 45 डेज का समय मिलता है अप्रोक्स। उतने दिन के अंदर चुकाया तो 1 रुपया ब्याज नहीं, और उसके बाद चुकाया तो 3% पर मंथ, और 12 36% सालीना। ठीक है ना, बहुत हाई रेट है। सीसी लोन अकाउंट, सीसी लोन अकाउंट को कोई जानता है? सीसी लोन अकाउंट नहीं जानते हो? ये एक अलग अकाउंट होता है। ये किसके लिए? बिजनेसमैनों के लिए। बैंक क्या करती है? अप्रोक्स 75% लोनिंग जो बिजनेसमैनों को करती है, वो किस फॉर्मेट में करती है? सीसी लोन। सर ये होता क्या है? देखिए, इसमें सिंपल सा क्या करती है, बैंक आपसे सिक्योरिटी रखवाती है। नॉर्मली सपोज आपसे सिक्योरिटी रखवा ली 20 लाख की, और उसके अगेंस्ट आपको 10 लाख का क्या दे दिया? 10 लाख का सीसी लिमिट कर दी। समझ रहे हैं? 10 लाख की क्या कर दी? सीसी लिमिट। एकदम क्रेडिट कार्ड जैसा। क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज के लिए, ये सीसी लोन बिजनेस यूज के लिए। अब 10 लाख का सीसी लोन आपका हो गया सर, सीसी लोन अकाउंट, यानी आप क्या कर सकते हो, 10 लाख तक आपको जब भी जरूरत होगी आप बैंक से निकाल सकते हो। तो उसमें क्या होता है, बैंक आपको बकायदा एक चेकबुक, आपका बकायदा खाता खुलता है, किस नाम से? सीसी लोन अकाउंट। उसका अलग अकाउंट नंबर होगा, आपको चेकबुक इशू किया जाएगा। आप जब भी पेमेंट करेंगे किससे करेंगे? चेक से, या नेफ्ट से, या आरटीजीएस से, यानी खाते से खाते में। ठीक है, दैट मीन्स ये मिला है आपको बिजनेस करने के लिए, तो वो चाहती है कि सारा पैसा पता, कोई एटीएम ओटीएम नहीं मिलने वाला। गेटिंग माई पॉइंट? आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, सॉरी क्रेडिट कार्ड कह रहा हूं, चेक से पेमेंट करिए, नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए। अब आपको अभी परचेज करना था गुड्स 5 लाख, सॉरी 6 लाख का, आपने 6 लाख का चेक काट के दिया, बैंक ने पेमेंट कर दिया।
आपके खाते में -6 लाख हो गया, तो लोन की तो इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा, 10 लाख पे कि 6 लाख पे। सीसी लोन अकाउंट में एक बढ़िया चीज होता है कि जितना अमाउंट यूज करोगे उस पर भी ब्याज लगेगा। तो अभी 6 लाख यूज किए हो, 6 लाख पे ब्याज लगेगा। फिर तुम्हारा गुड्स बिका, तुम्हारा गुड्स क्या हुआ, बिका, कुछ पैसा है, तुमने 2 लाख जमा करा दिया। अब तुम्हारे ऊपर लोन कितना रह गया, 4 लाख। अब ब्याज कितने पे लगेगा, 4 लाख पे। नहीं समझे? अभी तुम 10 लाख लोन उठा लो तो क्या 10 लाख तुरंत यूज कर पाओगे, लेकिन ब्याज पूरे 10 लाख पे देना पड़ता है सर। गेटिंग माई पॉइंट? और ये लोन कितना बढ़िया है, जितना यूज करोगे उतना इंटरेस्ट। आपके लिए बैंक लेके खड़ी है 10 लाख रुपए, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है। हाँ सर, पैसा आपका रखा है, जब मन करे तब लीजिए। लेकिन हाँ, ब्याज कितने पे लेगी, सिर्फ जितना अमाउंट तुम क्या करोगे, यूज करोगे। और ये लोन अकाउंट कितने समय का होता है, साल भर का। ये लोन अकाउंट कितने समय का होता है, साल भर। अगर साल भर में तुम्हारा ट्रांजैक्शन अच्छा रहा तो बैंक क्या करती है, उसी को रिन्यू कर देती है अगले साल भी। रिन्यू समझते हो ना, उसी अकाउंट को रिन्यू कर देती है अगले साल। और तुम्हारा ट्रांजेक्शन ठीक ठाक है, तुम्हारा लिमिट भी तुमको देखती है कि तुम 10 लाख तक पूरा यूज कर ले रहे हो, तो वो क्या करती है, लिमिट को क्या कर देती है, बढ़ा भी देती है। और पता है 10 लाख की लिमिट लिख बैठे और साल भर में 2 लाख तक मैक्सिमम यूज किए हो, तो कहता है काहे 10 लाख लेके फिर बैठे हो, तुम्हारी लिमिट क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जब यूज ही नहीं करना है तुम्हें। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें नॉर्मल रहता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके ऊपर वही 13% 14% है। इज नॉट बैड। साल का 13-14% बहुत ज्यादा नहीं है। 13-14 में ज्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा कम ही है। हाँ, 13 के आसपास ही है, 13 के आसपास ही कुछ होगा। कितना है कुछ पता है तुम्हें? नहीं, छोड़ो, जाने दो, चेक कर लीजिएगा बैंक में जाके। आगे देखिए, यहाँ पे सिक्योर्ड लोन क्या होता है, व्हाट इज सिक्योर्ड लोन। अब ये जो लोन है, इफ सिक्योरिटी इज मोर देन लोन, आपने 20 लाख की सिक्योरिटी लिया, 10 लाख का लोन लिया, तो ये क्या है, सिक्योरिटी तो हुआ। तुम अगर नहीं भी चुकाओगे ना, तो बैंक वाला जो तुम्हारा सिक्योरिटी रखा है बेच के निकाल लेगा पैसा। गेटिंग माई पॉइंट? उसको हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड लोन। जैसे जब भी बैंक से कोई लोन हो, मान के चलो सिक्योर्ड है, लोन फ्रॉम यूनियन बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एनी बैंक, वो सिक्योर्ड मान के चलो, क्योंकि बैंक वाला पूरा सिक्योरिटी रखवा लेता है। ठीक है ना, बस विजय माल्या से नहीं रखवा पाया। आगे देखिए यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन। व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन? व्हेन सिक्योरिटी इज लेस देन और इक्वल टू लोन। 10 लाख का लोन लियो, 10 लाख की सिक्योरिटी है, तब भी अनसिक्योर्ड होगा। क्यों? जैसे एक दिन आगे बढ़ेगा उस पर ब्याज लग जाएगा, तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। सही कि नहीं सही है? तो कभी भी तुमने सिक्योरिटी जितनी रखी है उससे ज्यादा का लोन अगर मिल गया तुम्हें, तो वो क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड लोन। सही है? लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, जब तुम इन लोगों से लोन लेते हो, सिक्योरिटी रखते हो क्या? नहीं। तो वो किस तरह का लोन है, अनसिक्योर्ड। और बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां भी है जो खड़ी है, हाँ लोन दे देती है फटाक से, है ना। तो वो सब क्या है, उन सबको भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। बात समझे कि नहीं समझे? यानी बैंक से लोन लिखा होगा, आंख बंद करके सिक्योर डालना। फाइनेंस कंपनी होगा, रिलेटिव्स होगा, वो अनसिक्योर्ड ही है सर। क्लियर? तो आज का लास्ट टॉपिक ओनली सस्पेंस। ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने ब्रांच कवर कर लिया, कैपिटल, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सिंडिकेटर, लोन। लोन में हमने पढ़ा क्या, एक बैंक ओडी होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एंड लास्ट क्या है, सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस क्यों रखा गया? देखो सस्पेंस इसलिए रखा गया है कि मे भी तुम्हें सस्पेंस का लेजर बनाना पड़े। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल शायद कल भी दिया था कि अगर सपोज करो तुम कैशियर हो, तुम क्या हो, कैशियर हो, और तुमको दिन भर में अमाउंट जितना मिलता है तुम रिसिप्ट भी रखते हो उसका ना, कि कितना पैसा रिसिप्ट किया और कैश। अब काउंटर में 1,05,000 रुपए और तुम्हारे पास रिसिप्ट कितने के हैं, 1 लाख के, यानी 5,000 भी आया है। अब ये नहीं बैठ के 5,000 लेके जाओगे घर, वो 5,000 आया है लेकिन किस कस्टमर का कोई हो सकता है रिसीट नहीं काटा हो तुमने, मेंशन नोट नहीं करना, तुम भूल गए। तो फिलहाल याद कर रहे हो किससे मिला किससे मिला, नहीं याद आ रहा है तो तुमने क्या डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट। जब कल याद आएगा तो नोट कर लेना। इसी तरह से तुम लोग को एक और एग्जांपल मैं देता हूं। तुम गए खिचड़ी के मेले में 1,000 रुपया लेके,
खर्चा कितना हुआ 800 रुपये, बचना कितना चाहिए 200 रुपये, जेब में है 150 रुपया, 50 रुपया गया कहाँ? तब तक नींद नहीं आती है, जब मतलब तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो याद नहीं आता वो 50 रुपया गया कहाँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिलहाल नहीं याद आ रहा तो क्या डालो? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस है, जब पता चलेगा तो लिख लिया जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेने का। सही है कि नहीं सही है? तो आप अकाउंटेंट हैं, आप इस तरह के खर्चे को फिलहाल के लिए सस्पेंस में डाल दीजिए। सस्पेंस का लेजर बनाइएगा तो अंडर क्या डालिएगा? सस्पेंस अकाउंट। और ये आपकी लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी साइड में सेट किया है? हालांकि किधर भी हो सकती है वो, लेकिन फिलहाल लाइबिलिटी की सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना आपकी लाइबिलिटी है। वो सस्पेंस मतलब एरर है, और उसको आपको क्लियर करना, ये किसकी लाइबिलिटी है? आपकी। समझ गए कि नहीं समझ गए? सो दिस वन। अब रह गया करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, मिसलेनियस। सो विल कवर इनटू द नेक्स्ट क्लास। बट हाँ, अभी आपको करना क्या है, आप समझ गए हो कि क्या करना है। जिस कंपनी में कल आप लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर्स बनाए थे, उसी कंपनी में आज आगे बढ़ाना है। जितने भी एग्जांपल आपको दे, दिल्ली ब्रांच बनाओगे, अंडर क्या डालोगे? डिवीजन। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग भी कल नहीं आए थे क्लास में। देखिए यही कंपनी थी जिसमें मैंने क्रिएट किया था ब्रिजेश में। सो मैंने कुछ ये सब लेजर बना ली थे, आप लोग ने तो काफी लेजर बनाया था, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे लेजर। अब हम लोग लेजर जो क्रिएट करेंगे सिंगल, ये ब्रांच एंड डिवीजन का। तो ब्रांच एंड डिवीजन अंडर क्या रहेगा? बी प्रेस करते हैं, आ जाएगा ब्रांच एंड डिवीजन। क्लियर? लाइक दिस आपको सारे एग्जांपल्स क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम इसी तरह से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अंडर क्या होगा? कैपिटल का अंडर कैपिटल ही होता है, सही है ना। एंड देन कंट्रोल है एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपको सारा लेजर्स क्रिएट करना है। कहां तक करना? सस्पेंस तक है। अच्छा, इसमें मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना किस नाम से लेजर बनाना है? सस्पेंस के नाम से। ये सस्पेंस बनाना है ऐसे, सस्पेंस अकाउंट। अंडर क्या डालिएगा? सस्पेंस अकाउंट। हो जाएगा। और अगर नीचे वाला भी कुछ समझ में आएगा तो उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। विल डिस्कस टुमारो, मतलब इनटू द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस वन।